वो मोदी जी ने कहा कभी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है 10-11 साल में खाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। वो खुद खा रहे हैं नहीं खा रहे मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन दुनिया में भ्रष्टाचार का अंबार हो गया। जो पावर हम सोचते हैं, दुनिया पावर के लिए लड़ रही है, शक्ति के लिए लड़ रही है, शक्ति वहां समाप्त हो जाएगी तो फिर क्या रहेगा। लेकिन सर अभी चूरू में देखा जाए तो पानी की समस्याएं बहुत ज्यादा है। जल जीवन मिशन योजना राजस्थान के लिए कारगर नहीं है, निश्चित रूप से फेल हो चुकी है। मैं तो ये मानता हूँ और थोड़ी बहुत कमी रह गई तो निश्चित रूप से और फेल हो जाएगी। जयपुर राजस्थान में तो बहुत ज्यादा छात्र संघ पर मुद्दा उठा हुआ है, कोई कह रहा है बहाल तो होनी चाहिए, पर भजनलाल जी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया इस पे नहीं दिया। आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं निश्चित रूप से छात्र संघ के चुनाव के समर्थन। अच्छा, अभी राहुल गांधी बड़े धरातल पे उतरे हुए हैं वोट चुनाव आयोग को लेके, तो उस मुद्दे पे आप क्या बोलेंगे? कई बार लगता है ना शक्ल में मैं बहुत सुंदर हूँ, क्यों खुद को दिखती नहीं है, फिर कैसे देखोगे अपनी शक्ल को? शीशा सामने हो तब दिखता है। तो विपक्ष सत्ता पक्ष का शीशा है, विद्यालय बन नहीं पा रहे हैं। तो विद्यालय की शिक्षा की स्थिति सरकार में मैं ज्यादा नहीं कह सकता, 30 से 40% विद्यालय जहाँ सिर्फ नामांकन की भी लड़ाई बची, 20 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि अगर गांव का पानी गांव में पैदा कर दोगे तो राजस्थान प्यासा नहीं मरेगा। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बतंगड़ न्यूज में। और आज जो हमारे साथ जुड़े हैं वो विधानसभा सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, जनता की आवाज उनको कहते हैं और हमेशा जनहित की बात करते हैं। मनोज कुमार जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। नमस्कार सर, आज खुलकर बात करेंगे राजस्थान की राजनीति के बारे में और राजनीतिक आपका जो करियर रहा है उसके बारे में। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपने अपने राजनीतिक करियर की कहां से शुरुआत की? ऐसा कौन सा पड़ाव था जो आपने सोचा कि अब मुझे राजनीति में उतरना है? देखिए, मेरी राजनीतिक पड़ाव में तो वैसे मैं स्टूडेंट लाइफ में ही मोहता कॉलेज 1998 में मेरे सादुलपुर में मैं प्रेसिडेंट रहा हूं। अच्छा। उस समय हमारा कोई राजनीतिक कोई ना तो कैरियर का सवाल था, ना कोई हमें आगे कोई राजनीति का सवाल था, लेकिन छात्र संघ में चुनाव था, हमने चुनाव लड़ा। उसके बाद 2009 में मेरे बड़े भाई स्वर्गीय वीरेंद्र न्यांगली 2008 का चुनाव लड़ा बसपा से, और उससे लेकर वो 9 में उनका मर्डर हो गया था। मर्डर के बाद 9 में मैं अपनी वकालत छोड़कर इस विधानसभा क्षेत्र में राजनीति की शुरुआत करी, और उससे लेकर आज लगातार 9 से लेकर 2025 बहुजन समाज पार्टी के संबल पर जीतता आया, चुनाव लड़ता आया हूं और सामने बीजेपी और कांग्रेस को हरा के आया। सर, ये मेरा जो अगला सवाल है वो बहुत गहरा सवाल है कि आपने 2023 में बहुजन समाज पार्टी से टिकट जीता, उसके बाद 2024 में आपने शिवसेना से आपने जुड़ाव रखा, ऐसा क्यों? क्या कारण? देखिए, हर व्यक्ति अपना कदम प्रगति के सोपान पर आगे बढ़ने के लिए रखता है। हो सकता है कदम सही हो गलत हो, ये डिसीजन तो भविष्य की गर्भ में है। इसलिए हमने शिवसेना को, शिंदे गुट को ज्वाइन करके हम नए रास्ते ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में इन बीजेपी और कांग्रेस को हो सकता है हम कहीं लंबे अरसे बाद इनको बाहर का रास्ता दिखाने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, राजनीति की बात चली रही है तो सर से जानते हैं कि सर सादुलपुर में आने वाली राजनीतिक योजनाएं क्या क्या हैं? जैसे सबसे बड़ा सवाल अगर शिक्षा पे उठाए तो शिक्षा को लेकर सादुलपुर में आगे क्या नई योजनाएं? देखिए, मैं मेरे सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो हमारा सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, वीरों के क्षेत्र में, जवान के क्षेत्र में, नौजवान के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर है। तो आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा गांव नहीं जहां सरकारी विद्यालय नहीं हो। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 महाविद्यालय, को एजुकेशन महाविद्यालय और गर्ल्स महाविद्यालय, मेरे तहसील मुख्यालय सिद्धमुख में महाविद्यालय। तो फिर शिक्षा के क्षेत्र में हमारे वैसे भी सूर्यजल मोहता जी ने बहुत लंबे समय पहले ही एजुकेशन में आयुर्वेदिक महाविद्यालय कहीं नहीं होता था, उस समय हमारे आयुर्वेदिक महाविद्यालय होता था। मोहता महाविद्यालय बहुत लंबे अरसे से एक प्राइवेट महाविद्यालय जिसका मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूं। तो शिक्षा के क्षेत्र में मेरा विधानसभा क्षेत्र बहुत अग्रणी है। कुछ कमियां रही है, उनको और सुधार कर आगे बढ़ाने का काम करें। अब छात्र संघ की बात चली है तो मैं आपसे भी पूछ लूं कि जयपुर राजस्थान में तो बहुत ज्यादा छात्र संघ पर मुद्दा उठा हुआ है, कोई कह रहा है बहाल तो होनी चाहिए, पर भजनलाल जी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया इस पे नहीं दिया। आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं निश्चित रूप से छात्र संघ के चुनाव के समर्थन में कि होने चाहिए, निश्चित रूप से होने चाहिए। और भजनलाल जी अगर नहीं करा रहे थे उनकी भूल है।
भजन लाल जी को निश्चितता के साथ ये तय करना चाहिए कि मुझे छात्र संघ के चुनाव कराने हैं। और कांग्रेस वाले जो जोर लगा रहे हैं ना कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, मैंने देखा था कल कांग्रेस के आंदोलन कर रहे थे, सचिन पायलट साहब भी उस आंदोलन में थे। उन्होंने बंद करने का काम ही कांग्रेस के गहलोत साहब ने किया। तो फिर वो तो किस मुंह से कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। इन नौजवान छात्रों को मौका मिलना चाहिए और ऐसे नौजवान इस राजनीति से निकलेंगे, वो इस विधानसभा में पहुंचेंगे। इसलिए क्या तो ये विधानसभा में इनको पहुंचाना नहीं चाहते, इसलिए रोकना चाहते हैं। ये तो बहुत गहरी बात कह रहे हैं आपकी, विधानसभा में पहुंचाना नहीं चाहते। अच्छा, एक एसआई भर्ती का मुद्दा भी बहुत ज्यादा उठा हुआ है। बेनीवाल जी तो बहुत ही धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार ने सही फैसला लिया है एसआई भर्ती पे? मैं सरकार के फैसले की नहीं कह सकता, हनुमान बेनीवाल जी के फैसले की नहीं कह सकता, मैं मेरे फैसले ही कह सकता हूं। मैं कहना चाहता हूं जिन लोगों ने गलत किया है, जो लोग दोषी हैं, वो सारे जेल जाने चाहिए, उनकी नौकरी समाप्त होनी चाहिए। लेकिन उसमें हमारे उस गरीब परिवार का कोई बच्चा सामान्य से जिनका कहीं कोई लगाव नहीं है, अपनी काबिलियता के बेस पर अगर वहां पहुंच गया तो उसको किसी भी सूरत में बाहर नहीं भेजा जाए। इसलिए भर्ती रद्द करना उचित नहीं है, जो दोषी है उनको जेल भेजा जाए, उनकी ही बर्खास्त की जाए। इसलिए मैं इस समर्थन में हूं, जो सही लोग लगे उनके साथ अन्याय नहीं हो, जुल्म नहीं हो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी तक आपके कार्यकाल में आपका सबसे सफल कार्य कौन सा रहा है? देखिए, मेरे कार्यकाल में मैं पिछले 17-18 साल से राजनीति में हूं। सबसे बड़ा मेरा सफल आयोजन ये मान रहा हूं, जिस स्थान पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं उस स्थान पर अमन, चैन, सुख, शांति, लोग अपने व्यवसाय को, अपने रोजगार को, अपने जीवन को, अपने आत्मसम्मान को, आत्मबल को बचाकर अगर उस मैदान में खड़े, उनको मैं सबको संरक्षण देने में कामयाब रहा, ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सर, अभी चूरू में देखा जाए तो पानी की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, राजस्थान में महिला अपराध भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पानी की एक गंभीर समस्या है। पानी को व्यक्ति नहीं बना सकता, ये प्रकृति से मिलने वाली चीज है। और राजस्थान जैसे प्रदेश में पानी की चूरू की बात नहीं है, पूरे राजस्थान की समस्या है। पानी एक विकट समस्या है और भविष्य में बढ़ती जाएगी अगर सरकार के प्लान सही नहीं होंगे। जल जीवन मिशन योजना राजस्थान के लिए कारगर नहीं है, निश्चित रूप से फेल हो चुकी है, मैं तो ये मानता हूं, और थोड़ी बहुत कमी रह गई तो निश्चित रूप से और फेल हो जाएगी। अच्छा, आप अभी राजनीतिक योजनाएं के बारे में आपने बात करी, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है एक राजनीतिक योजना को जनता तक पहुंचाने में? सबसे बड़ी क्या चुनौती आती है? देखिए, सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं यहां सरकार करती है। आप जैसे मीडिया के बंधु अच्छी तरीके से सरकार जब घोषणा करती है तो बड़े बड़े फ्रंट पर उसका एक हेडिंग चलाते हैं, लेकिन आप उस गहराई के धरातल पर नहीं जाते कि सरकारें उनमें बैरिकेड्स क्या क्या लेके आई है, बाधाएं क्या क्या लेके आई है, कि किसको क्या लाभ देंगे। अगर वहां नहीं जाते हो तो फिर सरकार का प्रचार तो अच्छा हो जाता है, लेकिन धरातल पे जाके देखो, सरकार जो बाधाएं पैदा करती है किसी भी योजना के साथ, वो बड़ी गंभीर काम करती है। इसलिए वो जनता के हित में नहीं है। जनता का काम घोषणा के साथ अंतिम छोर के व्यक्ति को कैसे मिल सकता है, और वो मिलता है आपके धरातल पर, आपके उपखंड कार्यालय से, आपके तहसील कार्यालय से, आपके पीडब्ल्यूडी ऑफिस से, आपके बिजली विभाग से, आपकी पंचायत समिति से। और वहां अगर आपका नियंत्रण नहीं है, और वहां सरासर जिस तरीके से अब चल रहा है, वो मोदी जी ने कहा कभी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है 10-11 साल में खाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। वो खुद खा रहे हैं नहीं खा रहे मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन दुनिया में भ्रष्टाचार का अंबार हो गया है। अच्छा, आपने ये भ्रष्टाचार बोला। अच्छा, एक ट्विटर पे अभी भजनलाल जी के लिए ट्रेंड चला था कि हैशटैग भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, मैं इसके लिए क्या बोलूंगा, उनकी पार्टी का डिसीजन है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी डिसीजन करेगी, किसको हटाएंगे किसको बढ़ाएंगे, मेरे से हटने वाले नहीं है, मेरे हैशटैग करने से हटने वाले नहीं। ये ऐसा कहा जा रहा था कि विपक्ष ने चलाया है ये जो विपक्ष ने भी चलाया होगा, लेकिन विपक्ष को क्या फायदा होने वाला? कांग्रेस पार्टी अगर ये चला रही है कि भजनलाल को हटाओ, और भजनलाल बन जाएगा। इसलिए मैं इस बात के समर्थन में नहीं हूं, किसको हटाएं किसको बढ़ाएं, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। क्योंकि मेरे कहने से हटाएं तो मैं कहूंगा मुझे बढ़ाओ मुख्यमंत्री, किसी और को क्यों? इसलिए हटाने के लिए कांग्रेस कर रही है। तो अच्छा, अभी राहुल गांधी बड़े धरातल पे उतरे हुए वोट चुनाव आयोग को लेके, तो उस मुद्दे पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, विपक्ष की भूमिका, विपक्ष का काम है, सत्ता का काम है अपने गुणगान करना, वो अपनी बात को धरातल पर लेके आते हैं। विपक्ष का काम है उसमें क्या क्या कमियां रह गई उसको शीशा कैसे दिखाया जा सकता है। कई बार लगता है ना, शकल में मैं बहुत सुंदर हूं, खुद को दिखती नहीं है, फिर कैसे देखोगे आप अपनी शकल को?
शकल को शीशा सामने हो तब दिखता है। तो विपक्ष सत्ता पक्ष का शीशा है, गिलास है, उसको देखने से पता चलता है कि मैं किस स्थिति में हूं। तो विपक्ष को वो नजरअंदाज कर रही है कोई भी सरकार, तो उसकी भूल है। नहीं तो फिर वो रिजल्ट है ना, जब जैसे 28 आएगा उनका 29 आएगा। अब की बात भी मोदी जी करे थे 400 पार, लेकिन नहीं पार पड़ी ना, वो तो मुश्किल से सत्ता के नजदीक पहुंचे। तो हो सकता है विपक्ष का काम है, जहां गलतियां दिख रही हैं, जहां चोरियां हो रही हैं, जहां बेईमानी हो रही है, ये विपक्ष का काम है कि वो सरकार को आगाह करता रहे, चेतावनी देता रहे, सरकार को बताता रहे। ये सरकार को सोचना कि अंदर से गहराई से उनको उसके ऊपर क्या विचार है। अच्छा, ये पक्ष विपक्ष के खेल में एक सवाल ही पूछूंगी कि अभी अशोक गहलोत जी के बड़े पेपर लीक की धांधली बहुत ज्यादा भजनलाल जी सामने लेकर आए, तो अब आपको क्या लगता है कि क्या भजनलाल जी ऐसा कोई नेटिव लेकर आएंगे कि अशोक गहलोत की सरकार आए ही ना राजस्थान में, और ये चुनाव आयोग का इससे कोई रिलेशन आपको लगता है? देखिए, 2028 के चुनाव में मैं थर्ड फ्रंट का एकनाथ शिंदे जी के गुट से शिवसेना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया मुझे। इसलिए 28 में तो ना बीजेपी सोचेगी ना कांग्रेस सोचेगी, हम हमारे थर्ड फ्रंट को किस तरीके से ताकत से राजस्थान में लेके आएंगे। इसलिए भजनलाल को आने दें कि नहीं आने दें, मैं तो कहता हूं भजनलाल जी को और गहलोत साहब को हम दोनों को रोकना चाहते हैं, और दोनों को रोकेंगे तो हम सीएम बनेंगे। अच्छा, ये अब आप बोल रहे हैं कि आप सत्ता पक्ष में आएंगे 2028 में, तो बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है राजस्थान में वो कैसी है? वो हमारी जनता बड़ी जानने की उत्सुकता है। मैं बहुजन समाज पार्टी का लंबे समय से सिपाही रहा हूं, और मैंने बहुजन समाज पार्टी को अपनी राजनीतिक जन्मस्थली मान सकता हूं। हमने आज तक जितने चुनाव लड़े बहुजन समाज पार्टी से लड़े, और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से इस राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा हूं। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी को मैं कतई ये नहीं कह सकता कि वो धरातल पर है नहीं, वो काम कर नहीं रही है। वो अपना अपने अपने लेवल पर जो उनकी पॉलिसी है, जो उनकी नीतियां हैं, जिस तरीके से धरातल पर उनको काम करना चाहिए वो कर रहे हैं। तो मैं उनको वहां से निकलने के बाद ये कहूं कि बहुजन समाज पार्टी बहुत खराब थी, नहीं, बहुत खराब कुछ नहीं थी। मैं आज राजनीति में हूं बहुजन समाज पार्टी के कारण। अब मैं दूसरे दल में चला जाऊं या मैं कहीं और आगे बढ़ने का मेरा प्रयास करूं, इससे मतलब नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी अपने स्तर पर काम कर रही है, हम अपने स्तर पर करेंगे, आरएलपी अपने स्तर पर करेगी, वो बाप पार्टी अपने स्तर पर करेगी। और हो सकता है हम सब लोग अगर मिल जाएं तो एक नई रणनीति तैयार हो जाए, राजस्थान में एक नई राजनीतिक उत्थान हो जाए, सब मिल जाएंगे, दिन के पंजे उखाड़ने में कोई देरी नहीं लगेगी। तो राजस्थान की राजनीति के लिए बहुत बड़ी बात है। सर, अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव की भी बड़ी बात चल रही है, और कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे जी जो है वो तो दौड़ में सबसे आगे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या एक और उपराष्ट्रपति हमें राजस्थान से मिलेगा इस बार? देखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहीं न कहीं प्रयासरत रहता है, वो दौड़ता है। वसुंधरा जी भी दौड़ रही होंगी, हो सकता है उपराष्ट्रपति के लिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। अच्छा। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री के लिए दौड़ सकती है, बाकी उपराष्ट्रपति के लिए नहीं दौड़ेगी। सर, एक कोई वजह कि क्यों नहीं दौड़ सकती है वो? इसलिए दौड़ सकती है ना, उपराष्ट्रपति तो कुर्सी का जो पावर हम सोचते हैं, दुनिया पावर के लिए लड़ रही है, शक्ति के लिए लड़ रही है, शक्ति वहां समाप्त हो जाएगी तो फिर क्या रहता है। इसलिए उपराष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति का चुनाव और राज्यपाल की नियुक्ति, ये 3-4 पोस्टें जो है, ये अपने लेवल में कोई आदमी राजनीति छोड़कर नहीं जाना चाहता, और फिर भी उम्र दराज हो जाते हैं, जनता के बीच अपना वर्चस्व कायम करने में असफल हो जाते हैं, तब पार्टी के लोग तोहफा देते हैं कि आप अपने नेताओं को, पुराने नेताओं को तोहफा दे दो, तोहफा देने का काम है, दे देते। अच्छा, आप इतने साल से राजनीति में हैं, अभी अमित शाह यहाँ पे रोजगार का जायजा लेने आए थे, तो आप हमें ये बता सकते हैं कि अशोक गहलोत सरकार में और अब जब भजनलाल जी की सरकार है उसमें शिक्षा में क्या बदलाव सबसे ज्यादा देखते हैं? अभी मुझे तो कुछ नहीं लगा इस विद्यालय आने के बाद। गहलोत साहब ने तो इंग्लिश माध्यम स्कूल खोले खूब सारे, लेकिन विद्यालयों का नाम बदला, बोर्ड में लिखा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। एक तो भवन नहीं बनाया, एक भर्ती नहीं करी, और वो अंग्रेजी माध्यम बना दिया। अब ये नए वाले आए हैं, इन्होंने भी अभी तक एक भी अंग्रेजी माध्यम में नई भर्ती नहीं करी, एक भी इन्होंने भवन बनाया नहीं, और वही ही इंटरव्यू के माध्यम से, एग्जाम के माध्यम से उन्हीं विद्यालयों में से इंग्लिश मीडियम के पद भरने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, सरकार अगर शिक्षा का उत्थान करना चाहती है और गरीब को शिक्षा देना चाहती है, तो फिर हर ब्लॉक पर पंचायतों के बीच में शानदार बिल्डिंग बनाकर पूरी भर्ती इंग्लिश मीडियम के टीचर की करके और उस विद्यालय को चलाए, जिससे हर ग्रामीण क्षेत्र को भी हम अग्रणी बना सकते हैं। अभी तो स्थिति है ना, देखिए ना झालावाड़ में क्या हुआ है, हमारे उस नौनिहाल गरीब परिवारों के बच्चे इन सरकारों की नाकामी के कारण मौत के काल ग्रास बन गए,
इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई राजस्थान का नहीं हो सकता। हर बिल्डिंग टूट रही है, गिर रही है, कोई नियंत्रण नहीं है, विद्यालय बन नहीं पा रहे हैं। तो विद्यालय की शिक्षा की स्थिति सरकार में, मैं ज्यादा नहीं कह सकता, 30 से 40% विद्यालय ऐसे हैं जहां सिर्फ नामांकन की भी लड़ाई मची हुई है। 20 स्टूडेंट हैं, 15 स्टूडेंट हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के पास कोई योजना नहीं है ऐसी कि अभी छात्रों को बढ़ाया जाए और उस शिक्षा के प्रति लगाव करा जाए। ये प्राइवेट विद्यालय वाले हैं, धड़ल्ले से चल रहे हैं। हो सकता है सरकार इनको चलाना चाहती हो, इसलिए कमजोर परिस्थिति हो सरकार की। तो ये बहुत बुरी स्थिति है। तो आप चूरू में अभी क्या नई शिक्षा को लेके योजना खड़ी करने का सोच रहे हैं? देखिए, योजना लाने मैं तो अभी योजनाओं को देख रहा हूं। मैं तो लाने की स्थिति में हूं नहीं, मैं योजना कैसे लेके आ सकता हूं? योजना तो सत्ता पक्ष के लोग वो लेके आएंगे। मैं तो देख रहा हूं सत्ता पक्ष के लोग लेके आएंगे कुछ ऐसा। मुझे नहीं लगा कुछ भी लेके आएंगे। एक भी ऐसी नई प्रगति होगी जो ये सरकार कुछ लेके आएगी। सरकार तो लोग कह रहे हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है। अच्छा, अभी कह रही है पैसा नहीं है। तो सर, झालावाड़ के मुद्दे पे नरेश मीणा बहुत ज्यादा उत्सुक दिखाई देते, फिर उसके बाद वो जेल चले गए। अभी थोड़े टाइम पहले जेल से बाहर आए थे, वापस चले गए। सरकार का मिशन रहता है, युवा नेता सरकार के साथ मुकाबला करता है, उसको जेल भेज भेज कर रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन जितनी बार जेल जाएगा उतनी बार बाहर निकलेगा, उनके सरकार के खिलाफ बड़ा आक्रोश लेके आएगा और जनता उसको समर्थन करेगी। आज भी मैं उसकी रैली में जाके आया था। जन क्रांति यात्रा वो निकाल रहे थे झालावाड़ में, 12 में। एक दिन मैं भी गया, मेरे को भी मौका मिला। जनता का प्रेम है उसके साथ। और जनता किसको प्रेम करती है? जब ये भ्रष्टाचार का आलम बढ़ रहा है, जनता की आवाज को कोई नहीं सुनने वाला होता है, उस समय ऐसे लड़ाके की आवश्यकता रहती है। मुकदमा लड़ाके तो कोई गलत थोड़ी लगे, उसने कोई अपराध, कोई अनैतिक कार्य किया हो, चोरी की हो, लूट की हो, डकैती की हो, कोई हत्या की हो, तो आदमी सोचता है कि यार उसके खिलाफ मुकदमे लगे। जनता की लड़ाई के लिए जाते हैं। सरकार राजकार्य बाधा का एक बड़ा सारा ऑप्शन लेके बैठी है कि राजकार्य बाधा का मुकदमा लगाओ, जेल में ठूस दो। जेल से आगे कहां भेजेंगे? सरकार के वजह से आगे साधन क्या है? कुछ भी नहीं है। जेल भेज सकते हैं, जेल भेजेंगे, न्यायालय से न्याय मिल जाएगा। पहले भी मिला, अब भी मिल जाएगा। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि चूरू में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो उसके बारे में बताएं, और हमारे जो युवा राजनीति में जुड़ना चाहते हैं उनको आप क्या संदेश देना? देखिए, मैं तो ये संदेश देना चाहता हूं युवाओं को, जहां तक हो सके आप अपने 35 वर्ष की उम्र तक अपने कैरियर के प्रति चिंता करिए। किसी बड़े बिजनेस के लिए, बड़े सरकारी रोजगार के लिए, और वो उसके बाद भी कुछ नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से राजनीति में अपने कदम रखिए, ताकत से अपनी राजनीति करिए। ये युवाओं के लिए मैं कहना चाहता हूं। और आप चूरू के बारे में आप पूछना चाहते हैं कि चूरू मेरा एकदम मरुस्थलीय जिले में शामिल हुआ है। ना तो वहां उद्योग है, ना वहां पानी है, पीने का भी नहीं है, सिंचाई का भी नहीं है, ना कोई हमारे पास कच्चा मटेरियल है। हमारे पास सिर्फ गर्मी में फुल गर्मी है, 54 का तापमान रहता है, सर्दी में माइनस बर्फ में रहते हैं, और गर्मी के उस तूफान के दौर में हम बालू मिट्टी के गुब्बारों में रहते हैं, खूब उड़ती रहती है। तो हमारे पास वहां बहुत बैकवर्ड स्थिति है। अब सरकारें वहां कैसे उद्योग ले जा सकती हैं, कैसे बेरोजगारों को रोजगार दे सकती हैं, इस सरकार को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। चूरू जिला बड़ा पिछड़ा हुआ जिले में आता है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी और कहती है हमने बहुत प्रगति करी है। तो पिछले मेरे हिसाब से 30 वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनता है। पहली बार 30 साल बाद में कांग्रेस का बना है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही था, टिकट काटने से कांग्रेस में जाने से बन गया। बाकी 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का था। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है हम हिंदुस्तान को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। अब मुझे पता नहीं आगे कैसे लेके जा रहे हैं। आपको कहीं दिखता है क्या आगे ले जाने वाला? सर, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। पर आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा। चूरू के बारे में हमको बहुत सारी बातें पता पड़ी, और बस ऐसे ही चूरू अच्छा है, चलो आगे बढ़ता रहे। जो पानी की समस्या है चूरू में वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, हमारी जल्द से जल्द समस्या समाप्त हो सकती है, लेकिन सरकार के पास योजना नहीं है। मैंने आज ही चिट्ठी लिखी है हमारे नए वित्त आयोग के अध्यक्ष बने उनको, कि अगर गांव का पानी गांव में पैदा कर दोगे तो राजस्थान पैसा नहीं मरेगा। गांव का गांव में पानी अगर भंडारण संग्रहण नहीं कर पाओगे तो फिर इन पाइपों के माध्यम से आप ले जा पाइप कहते हुए हम पानी पिला देंगे तो नहीं पिला सकते। क्योंकि तालाब बनाओ बड़े बड़े गांव के पीछे, और उनका पक्का पायतन बनाओ, एक गांव में उसी से सप्लाई पानी देने का प्रयास करो, सफल हो जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। नहीं तो सरकार कितने ही योजना बना ले, कितने करोड़ों की, पानी नहीं पिला पाएगी।
सर ने आखिरी में बहुत ज्यादा गहरी बात कही पानी को लेके, जो कि राजस्थान में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है पानी की। लेकिन आगे ऐसे और पॉडकास्ट के लिए और ऐसी और जानकारी के लिए आप जुड़े रहिएगा बतंगड़ न्यूज के साथ।